Hello everyone. Now we are going to discuss the method to measurement of length. ठीक है, दो मेथड हमने पहले ही देख लिए थे इसमें. एक तो होते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं पूरी तरह से, और ये यूज़ होते हैं आपकी लेंथ की डायमेंशन मेज़र करने के लिए अगर वो इन कैटेगरी में बिलोंग करती है. मतलब 0.001 मीटर से 100 मीटर तक है तो आप यूज़ करेंगे मीटर स्केल. अगर 0.001 मीटर तक है तो वर्नियर कैलिपर्स, और अगर इससे भी छोटी लेंथ है तो स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर. सो ये तीनों डिवाइसेस हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. आज हम जानेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंसेस हैं या इससे भी छोटी डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, जैसे एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करें, छोटे छोटे एटम्स जो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं, उनकी लेंथ कैसे मेज़र की जाती है, उनकी साइज़ को कैसे मेज़र किया जाता है. अगर मैं एक रफ़ आइडिया दूं आपको तो वो साइज़ लगभग आपका 10 की पावर -6 मीटर या 10 की पावर -10 मीटर. ये तो बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने, फिर भी वी कैन से 10 की पावर -10 मीटर तक, -12 मीटर, 15 मीटर, इस तरह से. इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम लेवल. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिन एटम से मिलकर बना होता है, उन एटम के बीच में जो सेपरेशन होता है वो लगभग इस ऑर्डर का होता है. तो उसको कैसे मेज़र किया जाता है. ठीक ऐसे ही बहुत बड़ी डिस्टेंसेस, जैसे हम कहें कि सन अर्थ से कितनी दूर है, चंद्रमा अर्थ से कितनी दूर है, मून. ठीक है, हम छोटे में कई लोरियाँ सुनते हैं चंदा मामा दूर के, तो एक्चुअल में चंदा मामा कितने दूर हैं. ठीक है, सो वो सब आज हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में. और जो मेथड हम यूज़ करेंगे उनको बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है, सो इनडायरेक्ट मेथड में अगर बहुत दूर की डिस्टेंसेस मेज़र करनी है तो जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड. ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं जिनमें से हमारे सिलेबस में अभी पैरेलैक्स मेथड है, और भी हम मेथड सीखेंगे. ठीक है, देन छोटी डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए मॉलिक्यूल एंड एटम की अगर हम बात करें तो उसके लिए माइक्रोस्कोप अलग अलग तरीके के आते हैं, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो इनके बारे में भी हम आज लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पैरेलैक्स क्या होता है. ठीक है, जो पैरेलैक्स मेथड है प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, तो पहले पैरेलैक्स क्या होता है वो समझ लेते हैं. आप लोग भी इसको अपने घर पे बैठे फील कर सकते हैं. आपको क्या करना होगा कि अपने सामने एक पेन को इस तरह से रखना होगा, लाइक दिस. ठीक है, बिल्कुल दोनों आँखों के सामने, और इसके बैकग्राउंड में किसी एक ऑब्जेक्ट को आपको कंसीडर करना है. जैसे मैं आपसे कहूँ, अभी स्मार्ट बोर्ड पे अगर मैंने ये एक सर्कल बना लिया है, तो अब आप क्या करें, अपनी पेन को अपनी आँखों के सामने इस तरह से रखें कि इस सर्कल के सामने आए ये पेन. ठीक है, अब आप देखोगे कि अगर आप इस सर्कल पर फोकस करें पेन को बीच में रखते हुए, और एक आँख से इस पेन को देखें तो उसकी पोजीशन आपको लेफ़्ट में दिखाई देगी. फिर आप दूसरी पोजीशन जब दूसरी आई से देखेंगे, पहली वाली आई को बंद करके, तो इसकी पोजीशन आपको शिफ्ट दिखाई देगी. क्लियर, थोड़ा सा चेंज दिखेगा पोजीशन में. ठीक है, मतलब कभी पेन आपको यहाँ दिखाई देगा तो कभी पेन आपको यहाँ दिखाई देगा. ठीक है, जबकि पेन एक्चुअल में आपकी आंखों के सामने ही है, लेकिन जब आप उसको एक आंख से देखते हो तो वो यहाँ दिखाई देता है, दूसरी आंख से देखते हो तो वो यहाँ दिखाई देता है. सो एक गिवन ऑब्जेक्ट की दो पोजीशंस दिखना, अपीयर होना, ठीक है, अगर हम उनको दो अलग अलग जगह से देखें, देखिए एक इस आँख से देखा, एक इस आँख से देखा, ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग जगह पे दिखता है. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पैरेलैक्स. ठीक है, सो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपने इसको पहले इस आई से देखा. ठीक है, देन फिर आपने इसी ऑब्जेक्ट को इस आई से देखा. क्लियर, ऑब्जेक्ट तो सेम है लेकिन इसकी दो पोजीशन आपको अपीयर होंगी. समझ में आया?
मतलब जब आप यहाँ से देख रहे होगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, और जब आप यहाँ से देख रहे होगे तो यही ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो शिफ्टिंग है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, अगर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट को चेंज कर दें, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। और ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, मतलब आँख से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो अगर आप दो ऑब्जर्वेशन दो जगह से देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये दो लाइन ऑफ साइट बनेगी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल। ओके, सो और दो आँखों के बीच की, यानी कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, जहाँ से आप देख रहे हो दो जगह से, उनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है, तो ये बेसिक नॉमेनक्लेचर हो गया आपका, व्हाट इज़ पैरेलैक्स, व्हाट इज़ पैरेलैक्स एंगल, व्हाट इज़ बेसिस। ठीक है, अब इसको हम ज़रा डे टू डे लाइफ में समझते हैं। डे टू डे लाइफ में पैरेलैक्स कहाँ पर हमें मिलता है और उसके क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ध्यान से समझें। पैरेलैक्स मेथड जो हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ होता है आपका प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। और सिंस ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो इसको मीटर या किलोमीटर में मेज़र नहीं किया जाता। एक नई यूनिट हम डिफ़ाइन करेंगे प्लैनेट्स के बीच में या बहुत बड़ी डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, सो आप इस वीडियो को वॉच करें। प्रकाश जो कि ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से ट्रैवल करती है, इसकी गति इतनी तेज होती है कि हम ब्रह्मांड देखिए, लाइट की अगर हम बात करें तो सबसे तेज अगर कोई यूनिवर्स में चलता है तो वो होती है हमारी लाइट। अब जब हम यूनिवर्स में जाते हैं तो अलग अलग प्लैनेट्स हैं बहुत दूर दूर, उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट ईयर में। जो नई यूनिट है लाइट ईयर, ये क्या होती है, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। इसका एक आइडिया अगर मैं आपसे कहूँ, 1 लाइट ईयर होता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस। जैसे थोड़ा सा आइडिया लें, अर्थ से एक सैटेलाइट को भेजा गया मून पर, अपोलो सेकेंड, उसको लगे थे 4 दिन, और 1 लाइट सेकेंड इतनी डिस्टेंस थी। 1 लाइट सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर गई। यहाँ पे देखें, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस 8 लाइट मिनट, यानी कि सन से अर्थ तक लाइट आने में केवल 8 मिनट लगते हैं उसको। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए, सन से सबसे पास में जो स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसकी डिस्टेंस है 4.24 लाइट ईयर्स। ये एक रफ आइडिया दे रहा है। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, वो लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स इतनी लंबी फैली हुई है। ऐसे ही नियर बाई हमारी जो गैलेक्सी है वो लगभग 25 लाख लाइट ईयर दूर है हमसे। ठीक है, सो यूनिवर्स बेसिकली बहुत बड़ा है बेटा, और उनकी डिस्टेंसेस को हम मेज़र किलोमीटर या मीटर में नहीं कर सकते। एक बड़ी यूनिट डिफाइन की जाती है एंड दैट यूनिट इज़ लाइट ईयर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके को साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो दैट इज़, वन इज़ वेरी सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, सो पैरेलैक्स का आइडिया मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि पैरेलैक्स होता क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आँख के सामने रखकर आप राइट और लेफ़्ट आई से उसको देखोगे तो उसकी पोजीशन आपको चेंज मिलेगी। इसको हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पैरेलैक्स मेथड में। ठीक है, जैसे ध्यान से ऑब्जर्व करें आप, ये जो थंब है आपको वो अभी यहाँ दिख रहा है, दूसरी आई से देखेंगे तो दूसरी पोजीशन पे दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी गाड़ी में जाते हैं तो बाकी सब चीज़ें पीछे की तरफ जाती हुई दिखती हैं, लेकिन मून हमेशा हमारे साथ में चलता है। इसका भी रीज़न आज हम पैरेलैक्स के थ्रू समझेंगे। इस चीज़ को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो पैरेलैक्स मेथड के थ्रू, पैरेलैक्स के थ्रू,
कि क्यों आखिर चंदा मामा हमारे साथ साथ चलते हैं। आप कहीं से भी इसको देखो, आपको ये लगेगा कि चांद जो है हमारे साथ चल रहा है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों से इसका जब आंसर पूछा जाता है, आप पूछ के देखना कि ऐसा क्यों होता है कि जहाँ से देखो चंद्रमा हमारे साथ चल रहे हैं। एक आदमी लेफ़्ट में जा रहा है तो उसके साथ भी जा रहा है, एक आदमी राइट में जा रहा है तो उसके साथ भी जा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग ये आंसर देते हैं कि सिंस मून बहुत बड़ा है इसीलिए उसको कहीं से भी देखो वो तो आपको अपने साथ में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो इसका आंसर मून के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता बेटा। ठीक है, ये एक हमारे दिमाग में गलत नोशन है कि सिंस चंद्रमा बड़ा है इसीलिए उसको कहीं से भी देखो वो सेम ही दिखेगा, हर जगह से वो सबके साथ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल आंसर लाइज इन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, कोई चीज़ आपको पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है या वहीं पर रुकी हुई दिखाई दे रही है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितनी है, ना कि इस बात पर कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या छोटा। जैसे इसको समझने के लिए, इसको विजुलाइज करने के लिए आप ये वीडियो देखें ध्यान से। देखिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये तो पीछे जाते हुए अपीयर हो रहे हैं लेकिन मून हमेशा सेम दिख रहा है। अब इसको विजुलाइज कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूँ, ये रोड है आपकी, ठीक है, यहाँ पर आप व्हीकल से जा रहे हैं लाइक दिस, और यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक बिल्कुल पास में, एक उससे दूर और एक और भी दूर है। ठीक है, यहाँ से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। 2 पॉइंट मैंने रोड पे ले लिए, ए और बी। ठीक है, अब जब आप ए से इसको देखना शुरू करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो आप अभी देखिए आपका सिर है, लाइन ऑफ साइट ये है आपकी। ठीक है, अब जब आप इसको चल रहे हैं देख रहे हैं तो आपका सिर घूमता जाएगा क्योंकि इसको देखना है, ये तो यहीं फिक्स है। यस और नो? सो बेसिकली यहाँ पे समझें कि हो क्या रहा है। जब आपने इसको यहाँ से ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट, फिर आपने इसको थोड़ी दूर और जाकर यहाँ से ऑब्ज़र्व किया, तो ये लाइन ऑफ साइट। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप यहाँ से देखोगे इस ऑब्जेक्ट को, इसको, तो ये यहाँ दिखाई देगा। जब आप इसको मान लीजिए यहाँ से देखोगे तो ये आपको बेसिकली अब आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी ये, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय अब यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे ही जब यहाँ से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि जैसे जैसे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, जहाँ से आप देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट भी आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान समझिए, यस और नो? सो जैसे ही आप इसको यहाँ से देखते हो तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट आपको अपने से राइट साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यानी कि ये ऑब्जेक्ट आपको अब अपने राइट में दिखेगा। अगर मैं इसके बात करूं तो ये इसको अपने राइट में देखेगा, इस वाले आदमी को अपने लेफ़्ट में दिख रहा था। ठीक है, सो जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ऐसा आपको अपीयर होगा कि अगर आपका मोशन है इस तरफ तो ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आपकी लाइन ऑफ साइट चेंज होगी उतना ही ज़्यादा आपको इसका मूवमेंट दिखाई देगा। क्लियर? मतलब अगर मान लीजिए इसकी बात करूं मैं, तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट थी ये और यहाँ से लाइन ऑफ साइट है ये। तो अब आप अगर ध्यान से देखो कि जब आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए तो आपकी लाइन ऑफ साइट चेंज हुई इस एंगल से। ठीक है, तो अब इसका मूवमेंट आपको इसके कंपैरिजन में कम दिखाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका सिर अब रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में कम टर्न होगा। ठीक है, और मैं अगर दूर कह दूं, और दूर, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो अब यहाँ से जब आप देखोगे तो ये ऐसे, और यहाँ से जब आप देखोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो ये एंगल इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो और कम होगा। ये एंगल है क्या बेसिकली कि आपको अपना सिर कितना घुमाना पड़ रहा है उसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जैसे मैं कहूँ, मैं कैमरे की तरफ अभी देख रहा हूँ, अभी मैं इसको देख रहा हूँ, अभी मैंने सीधा कर लिया सिर, अभी मैं ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, सो मुझे अल्टीमेटली अपना सिर पहले इस डायरेक्शन में था लाइक दिस, फिर मुझे घुमाकर इस डायरेक्शन में करना पड़ा लाइक दिस।
तो जितना ज़्यादा मुझे ये टर्न लेना पड़ रहा है अपने सिर को, उतना ही ज़्यादा मुझे ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए मैं अगर थोड़ा सा ही टर्न लेता हूँ, इनिशियली पहले ऐसे देख रहा था और अब ऐसे देखा, बस इतना टर्न हुआ, तो मुझे वो चीज़ कम मूव होती हुई दिखाई देगी। यस और नो? सो ये टर्न किस पे डिपेंड कर रहा है? आप ध्यान से देखो, ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इससे कितना दूर है। ध्यान से देखो, मान लो सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट भी मैं रख देता, तो जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा, एंगल ऑफ टर्न आपके सिर का घूमना उतना ही कम होगा। यस और नो? यही रीज़न है। अब हम बात कर लेते हैं कि मून अगर हम बात करें तो वो अर्थ से बहुत दूर होता है एज कंपेयर टू नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अब कहूँ कि आप इसको एक तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, ध्यान से देखें। देखिए, इस केस में आपकी एंगल ऑफ जो बेंडिंग है सिर की, वो एज कंपेयर टू दिस कम हो गई है। अब अगर मैं बात करूं मून की, तो ध्यान से देखिए, मून अर्थ से इतने किलोमीटर दूर है। ठीक है, और अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है मून। तो अब अगर कोई आदमी मान लीजिए मून अर्थ पे चलना शुरू करता है और मून को ऑब्जर्व करता है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं एक एंड से अर्थ के दूसरे एंड तक चला जाऊं, तब भी ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है मून पर, वो केवल 2 डिग्री होता है। इसका मतलब समझ में आया आपको? मतलब ये अगर आपकी अर्थ है, ध्यान समझें, ये अगर आपकी अर्थ है और ये आपका मून है, तो अगर आप धरती के एक छोर से दूसरे छोर पर भी चले जाओ, ठीक है, तब भी आपको जो सिर घुमाना पड़ेगा, अगर वो कैलकुलेट करना चाहते हो, वो कैसे करोगे? इस एंड से मून को मिलाओ, इस एंड से मून को मिलाओ, तो केवल इतना आपको अपना सिर टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उसको देखने के लिए यहाँ से लाइन ऑफ साइट ये है, यहाँ से लाइन ऑफ साइट ये है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो वही यहाँ पर विजुलाइज कराया गया है आपको, दैट एंगल इज़ वेरी स्मॉल, बिल्कुल 2 डिग्री के इक्वल। ठीक है, और वो एंगल कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू L/R। तो L तो हो जाएगा अर्थ का डायमीटर, और ये हो जाएगी अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस। तो ये 2 डिग्री एंगल आता है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब आपको सिर घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मून को कहीं से भी देखो, वो ऑलमोस्ट आपको सेम लाइन ऑफ साइट पे दिखाई देगा। ठीक है, यही रीज़न है कि हमें हमेशा लगता है कि मून हमारे साथ साथ चल रहा है। ठीक है, अगर मून बिल्कुल पास में होता, ठीक है, मान लो ये अर्थ है और मून बिल्कुल पास में होता, तो बेशक मून कितना भी बड़ा है, लेकिन अगर ये पास में है तो उस केस में ये एंगल काफ़ी बड़ा होता और ये मून भी हमें लेफ़्ट और राइट में जाता हुआ अपीयर होता। इज़ दैट क्लियर? आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। सो नाउ लेट मी प्ले दिस अगेन। ध्यान से देखें, फर्स्ट लेट मी रफ इट। सो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मून क्यों हमें हमेशा एक ही लाइन ऑफ साइट में दिखाई देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर डिस्टेंस मेज़र कैसे करें अर्थ और मून की? कैसे साइंटिस्ट्स ने अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस मेज़र की होगी? देखो, एक तरीका तो बहुत सिंपल है कि मान लो ये अर्थ है और इसके पास में ये मून है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं अर्थ पर ही 2 पॉइंट ले लूँ, ए और बी, ठीक, और मैं मून को इससे मिलाऊँ, ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा प्रॉब्लम ये होती है कि इवन दो अगर आप बिल्कुल 2 एंड के पॉइंट ले लो, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन अर्थ विच इज़ पॉसिबल, तब भी ये जो एंगल सबटेंड करता है मून पर, वो केवल 2 डिग्री होता है। ठीक है,
केवल 2 डिग्री। अब ऐसा तो है नहीं कि आप आज यहाँ खड़े हो और आपको मून की डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो आप यहाँ से एक रीडिंग लो, मून को देखो और फिर जाके दुनिया के लास्ट कॉर्नर से देखो, है ना। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो और मान लो चले भी गए तब भी केवल 2 डिग्री दिखाई देगा एंगल में चेंज, ठीक है, विच इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल, ठीक। तो फिर क्या करें कि हमें ये डिस्टेंस मेज़र करनी है मून की अर्थ से। देखो अगर ये एंगल सफिशेंटली लार्ज होता, मान लो थीटा, ठीक है, तो फिर ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए आप मेज़र कर लेंगे, ये हो गया बेसिस, और ये जो डिस्टेंस है अर्थ से यहाँ तक की ये होगी रेडियस। तो वी कैन से b इज इक्वल टू r इंटू थीटा, सो r इज इक्वल टू b अपॉन थीटा, ठीक है। इन केस अगर ये थीटा बड़ा होता तो सीधा सीधा आंसर था b अपॉन थीटा करना था, आपको आंसर आ जाता। मतलब जिन 2 पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिया है वो डिवाइडेड बाई एंगल, वो आपको दे देता डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द मून। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी डिस्टेंस पर, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन अर्थ, उस पर भी जो एंगल सबटेंड होगा वो केवल 2 डिग्री होगा, ठीक है। और वो प्रैक्टिकल मेथड भी नहीं है कि दुनिया के 2 छोरों पर पहुंचना और फिर मेजरमेंट लेना, ठीक। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट्स ने क्या किया है, ध्यान से समझें, एक टेक्निक डेवलप की है। और वो टेक्निक क्या है, ध्यान से समझें। अब आप इस वीडियो को देखें, ये आपकी अर्थ है, ये 2 पॉइंट हैं इस पे, लेकिन सिंस ये दूर है, साइंटिस्ट ने क्या किया, सन के चारों तरफ अर्थ लगाती है चक्कर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस मून को चाहते हैं कि ये भी लेफ़्ट और राइट में जाता हुआ अपीयर हो, तो इसको हमें बहुत लंबी डिस्टेंस है, मतलब एक लाइन ऑफ साइट अगर यहाँ पर है तो दूसरी लाइन ऑफ साइट बहुत दूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर बिल्कुल पास में रखोगे एज़ कंपेयर टू द डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस है और यहाँ से तुम ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो ये तो एंगल क्या मिलेगा, बहुत छोटा। तो 2 तरीके हैं, या तो हम मून को अर्थ से पास में ले आएँ, तो वो तो हमें करना नहीं है क्योंकि वो तो फिक्स है और हम कर भी नहीं सकते। तो दूसरा ये है कि अगर ये एंगल बड़ा बनाना है मुझे, तो मैं मून को बहुत दूर से ऑब्ज़र्व करूं, जो 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं उनके बीच में डिस्टेंस सफिशिएंटली लार्ज हो, ठीक है। तो फिर जो लाइन ऑफ साइट बनेगी उनके बीच में एंगल सफिशिएंटली लार्ज होगा, जिसको आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस तो थी अर्थ के दोनों एंड, ठीक है, तो उससे भी एंगल लेकिन बहुत कम मिल रहा था। तो अब साइंटिस्ट ने बताया कि सिंस हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अगर जुलाई में अर्थ यहाँ पर है तो 6 महीने के बाद जस्ट अपोजिट पहुँच जाती है वो सन के दूसरी तरफ, डायमीटर के अपोजिट एंड पर, ठीक है। सो ये डिस्टेंस आपकी सफिशिएंटली लार्ज होती है जहाँ से आप मून को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो साइंटिस्ट ने जो मेथड प्रपोज किया वो क्या था आपका, ध्यान समझिए। उन्होंने कहा कि जुलाई में आप यहाँ से खड़े होकर अर्थ में मून को ऑब्ज़र्व करिए, तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट आ गई है। उसके बाद उन्होंने कहा उसी पॉइंट पर 6 महीने बाद, मतलब यहाँ पर दिसंबर में, अब आप उसी पॉइंट पर खड़े होकर मून को फिर से ऑब्ज़र्व करिए। तो ये जो 2 आपकी डायरेक्शंस मिलेंगी, इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज़ सफिशिएंटली लार्ज, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आर्क लेंथ हो गई मेरी दैट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसका 2 टाइम्स। तो ये लेंथ होती है सन से अर्थ की लेंथ होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और अर्थ से सन ये भी हो जाएगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है आपकी कैपिटल D, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। तो अर्थ से मून तक की ये जो डिस्टेंस है r, दैट यू कैन कैलकुलेट नाउ, r इज इक्वल टू D अपॉन थीटा।
ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। और मून ही नहीं, और भी कोई दूर का अगर कोई तारा है तो हम उसकी डिस्टेंस इस तरह से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक प्लैनेट की डिस्टेंस आप ऐसे ही मेज़र करो 6 महीने बाद रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। अगर कोई पास में है, मान लीजिए मून, ठीक है, अगर कोई प्लैनेट पास में है तो आप अर्थ के ही किसी 2 पॉइंट से रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। मेन ये होता है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो प्लैनेट है वो लगभग, मतलब अगर पास में है रिलेटिवली तो आप अर्थ पर ही 2 पॉइंट ले लीजिए, लेकिन अगर बहुत दूर है तो फिर आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर कि क्यों इस तरह से रीडिंग ली जाती है डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट से जो 6 महीने के डिफरेंस पे होते हैं, ठीक है, और फिर डिस्टेंस मेज़र की जाती है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, सिंस मून इज़ वेरी फार, और अगर हम केवल अर्थ के 2 पॉइंट से रीडिंग लेते तो एंगल की वैल्यू बहुत कम आती डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाते डिस्टेंस, ठीक है। सो नाउ इन दिस इट इज़ गिवन कि मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है और ये अर्थ है, अभी ये बहुत दूर नहीं है अगर, ठीक है, पास में ही है, तो उसकी डिस्टेंस तो आप अर्थ पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, लेट अस सपोज ये ए और ये बी, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ से जब मैंने इसको देखा तो लाइन ऑफ साइट ये है, यहाँ से जब मैंने इसको देखा तो लाइन ऑफ साइट ये है, तो इनके बीच में एंगल आप मेज़र कर लेंगे, लेट अस सपोज थीटा, और 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को आप बोलेंगे बेसिस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है प्लैनेट की फ्रॉम द अर्थ आर, दिस विल बी इक्वल टू बी अपॉन थीटा, ठीक है। ये थीटा आपका रेडियन में होगा, क्लियर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। चलिए, सो नाउ ये तो हो गई प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस मेज़र करना, ठीक है। आज की डेट में एक्यूरेटली साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या चलता है डिस्टेंस को एग्जैक्टली मेज़र करने के लिए, तो द टेक्नोलॉजी इज़ जीपीएस, ठीक है। ये सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है आपकी, आपके सेल फ़ोन में भी होगा, अगर आप देखेंगे तो गूगल मैप ऐसे करके एक ऐप होगा, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इन केस अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो यहाँ से समझ भी सकता है। इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है, ध्यान से देखें। जैसे ये मैप मैंने खोल दिया है तो आपको कुछ इस तरह का मैप दिखाई देगा, देखो, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कहीं पर भी जाना है, यहाँ से लेट अस सपोज आपको यहाँ पे नियर बाई अगर मैं आपसे बात करूँ, लेट अस सपोज झज्जर पुलिस स्टेशन अगर मैं इसकी बात करूं, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए ऑटोमेटिकली ये आपको यहाँ पर डायरेक्शन का एक ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। सो ये जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि इसने आपको एक पाथ बना के दे दिया, देखिए, ठीक है। एक ये सिग्नल पॉइंट देख रहे हैं आप जहाँ पर आपको जाना है एग्जैक्टली, और जहाँ से आपको जाना है दैट इज़ योर लोकेशन, देखिए। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पाथ बना के आपको दे देगा, और ये भी बता देगा कि अगर आप कार से जाएंगे तो 7 मिनट लगेंगे, और लगभग 2 किलोमीटर 1.9 किलोमीटर, ठीक है, और अलग अलग रोड से अगर आप जाएंगे तो कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा। सो आज की डेट में जीपीएस या गूगल मैप बहुत यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, एग्जैक्टली एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए या कोई फेमस लोकेशन पता करने के लिए, ठीक है। सो ये चलाना आपको भी आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सो देखो ये तो होगी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की बात है ना, बाकी साइंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं वो भी पता होना चाहिए, दैट इज़ पैरेलैक्स मेथड, दूर प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, ठीक है। नाउ और हम सीखते हैं कुछ चीज़ें मेज़र करना। अभी तक हम बात कर रहे थे लेंथ मेज़र करने की, अब हम बात करेंगे कि मास को कैसे मेज़र किया जाता है। मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। सबसे ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें
तो आप बात कर सकते हैं ये इसकी टेबल बैलेंस, मतलब इसमें आप कोई फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं और इसमें दूसरे साइड आप कुछ वेट, स्टैंडर्ड वेट रखते हैं, जैसे 1 kg का एक वेट हो गया, 2 kg का वेट हो गया, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस बिल्कुल बीच में आ जाता है तो हम कहते हैं कि इसका जो वेट है या मास है वो 2 kg है ना। सो ये अलग अलग, जैसे वेट आपको मेज़र करना है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चलता है, इस पर आप खड़े हो जाएं तो ये ऑटोमेटिकली आपका वेट मेज़र करके यहाँ पे दिखा देता है कि एग्जैक्टली कितना वेट है, ठीक है। सो जैसे जैसे आपकी फ़िज़िक्स आगे बढ़ेगी हम इन सभी के बारे में सीखेंगे, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये जो जनरल आप दुकानों पे देखेंगे तो आजकल आपको ये देखने को, ये तो बहुत कम पुराने गांव वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, बाकी आजकल ये चलते हैं आपके, ठीक है, मॉल वगैरह में, ठीक, ये डॉक्टर वगैरह के पास, फिजिशियन के पास या जिम में मिल जाएगा आपको, ठीक है। जनरली ये बहुत एक्यूरेटली देते हैं आपको प्लेटफॉर्म बैलेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए मास में भी अलग अलग रेंज है। जैसे मैं कहूँ अगर बहुत छोटी क्वांटिटी का मास मेज़र करना है, ठीक है, मतलब आप ये मानिए कि एटम्स, मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो दिखाई भी नहीं देते उनका मास कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि मॉलिक्यूल लेवल के पार्टिकल का मास मेज़र करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन इसकी वर्किंग वगैरह भी आपके सिलेबस में नहीं है, यू जस्ट नो ओनली कि भाई मास स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए होता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें, ये इंडिया में बहुत फेमस है, धर्म कांटा, ठीक है, धर्म कांटा बोलते हैं इसको, या वेट ब्रिज इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आपके ट्रक वगैरह हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक, ठीक है, उनका वेट, जैसे आपने कहा कि भाई इसका ट्रक का वेट करना है कितने केजी का, तो कितनी सरसों या कितना रेत इसमें भर के लेके जा रहे हो, अब वो कैसे मेज़र करें, तोल तोल के तो फेंकेंगे नहीं उसमें, तो उनके लिए ये डिवाइस बनाई गई हैं, इनको हम बोलते हैं धर्म कांटा। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो, इस पे आके व्हीकल आपका खड़ा हो जाता है और ये रीडिंग बता देता है कि कितना वेट है एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें बहुत टेक्निकल तो अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, सिंपल से समझिए, एक सेंसर यूज़ होता है इसके अंदर धर्म कांटे में, जिसको बोलते हैं लोड सेल, ठीक है। ये लोड सेल जो सेंसर है वो क्या करता है कि जितना प्रेशर, जितना फोर्स इस पर लगेगा उसी के प्रोपोर्शनल में ये करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वो करंट बेसिकली रीडिंग शो करती है, ठीक है। मतलब अगर 10 kg है तो 1 एम्पियर, अगर 20 kg है तो 2 एम्पियर, तो वो करंट को फिर आप सिग्नल में कन्वर्ट करके रीडिंग बना देते हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट धर्म कांटा, यू शुड नो, ठीक है। ऐसे हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज़ होती हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट वी विल स्टडी इन फ्लूइड मैकेनिक्स आगे क्लास 11th में। जस्ट आपको एक नाम बताया जा रहा है अभी, ताकि आपको अगर कभी सुनने को मिल जाए अपनी डे टू डे लाइफ में तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो। हाइड्रोलिक लिफ्ट में आप देख सकते हैं जैसे कि एक आदमी है, सिंपल वो आदमी अपने एक हाथ से इस पूरी गाड़ी को उठा दे रहा है, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट नहीं उठा रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर भरा रहता है फ्लूइड, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर ये आदमी को उठाना है इसको, तो ये आदमी बड़े आराम से थोड़ा सा प्रेस यहाँ से करेगा और ये पूरी की पूरी कार हवा में ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर उड़ जाएगी। तो दिस इज़ योर हाइड्रोलिक लिफ्ट। मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल आपका बैलेंस होता है, नॉर्मल तराजू होती है, उसमें अगर आपको दोनों को बैलेंस करना है तो दोनों में सेम वेट रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाके बैलेंस होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक हल्का सा आदमी एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट को ऊपर शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि अगर इस गाड़ी को तोलना है या गाड़ी को मेज़र करना है तो उसी के बराबर मास आपको पहले चाहिए। दिस इज़ नॉट द रिस्ट्रिक्शन ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को बहुत छोटे ऑब्जेक्ट से तोल सकते हैं, ठीक है, उसको उठा सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसके पीछे फिजिक्स क्या है, दैट वी विल स्टडी इन फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ द रेन बियरिंग क्लाउड। आसमान में आप देखते होंगे
कि भाई बरसात के मौसम में बादल आते हैं, नॉर्मल डे में एकदम वाइट कलर का बादल दिखाई देता है, लेकिन जब बारिश होने को होती है, मतलब जिस बादल के अंदर पानी होता है, ठीक है, जो बरसता है, वो जनरली डार्क कलर में दिखाई देता है, ठीक है। अब ये भी आप सोच सकते हैं वाइट इज़ डार्क, ठीक है, तो दैट वी विल स्टडी इन रे ऑप्टिक्स, ठीक है, कि बादल काले क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। फिलहाल हम उस बादल के अंदर कितना पानी था वो मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको आप बड़े आराम से मेज़र कर सकते हो। मान लो इस रीजन में रेनफॉल हुआ लाइक दिस, ठीक है। ये कोई कंट्री है जिसका टोटल सरफेस एरिया है आपका A, और इसमें रेनफॉल हुआ। अब रेनफॉल की जो यूनिट है वो इस तरह से दी जाती है, 116 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसका मतलब क्या होता है कि जो बारिश हुई है वो इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस से हुई है, 116 सेंटीमीटर से, ठीक है, और वी कैन से 1.16 मीटर से, ठीक है। रेनफॉल जनरली इस तरह से दिया जाता है कि कितनी ऊंचाई से वो बारिश गिरेगी, क्लाउड कितनी ऊंचाई पर है। सो अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि टोटल जो पानी इस पर गिरा, ध्यान से देखिए, वो इस क्लाउड से लेकर इस सरफेस एरिया के बीच में रहेगा पानी पूरा। सो जितना भी पानी था इस क्लाउड के अंदर, वो एक तरह की इस सिलेंड्रिकल रीजन में ट्रैप रहेगा बारिश जब हो रही होगी। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम अगर मैं आपसे कहूँ तो एरिया इंटू हाइट, यस और नो, ठीक है। सो अब अगर मैं कहूँ एरिया कितना होगा, ये अगर इसका वॉल्यूम कहूँ मैं तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल रीजन का क्या हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। और अगर वॉल्यूम पता है तो मास क्या होगा, देखिए वी नो दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, मतलब कितना पानी बरसा। सो वो आप निकाल सकते हो उस रीजन के एरिया पर और क्लाउड की उस रीजन से हाइट पर, ठीक है। सो ये हाइट हो गई और ये जो पाई आर स्क्वायर है ये उस रीजन का एरिया हो गया जितने जितने में बरसात हुई, ठीक है। तो वहाँ से आपने निकाल लिया कि कितना पानी बरसा, वाटर का मास कितना है, और लगभग जो मास आपका वाटर का निकल के आया इस मेथड से, वही आपका क्लाउड का मास होता है, ठीक है। मतलब क्लाउड का खुद का कोई बहुत माइन्यूट मास होता है, ऑलमोस्ट जो वाटर बरसता है उस रीजन में उसी के मास के इक्वल होता है मास ऑफ रेन बेयरिंग क्लाउड, ठीक है। सो ये जनरल टेक्निक्स हैं आपको जस्ट आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मेज़रमेंट में, कि किस तरह से हम जो है चीज़ों को मेज़र करते हैं, ठीक है। लेट मी टेक फ्यू वन। विंड स्पीड ड्यूरिंग स्टॉर्म, देखिए जब आंधी तूफान आते हैं तो उस समय हम कहते हैं ना बहुत तेज़ आंधी आ रही है, बहुत तेज़ आंधी आ रही है, ठीक है। तो उस आंधी या तूफान की स्पीड कैसे मेज़र की जाती है, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट होती है, ठीक है। हवा की क्या स्पीड है, किस स्पीड से चल रही है हवा, ठीक है ना। तो उसको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है दैट इज़ योर एनीमोमीटर। ये सब हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं दे ऑल आर गिवन इन क्लास 11 फिजिक्स NCERT इन द एक्सरसाइज सेक्शन, ठीक है। सो जस्ट आपको आपके आसपास जो भी फिजिकल चीज़ें हैं उनके मेज़रमेंट में क्या डिवाइसेस यूज़ होती हैं और क्या प्रिंसिपल वर्क करते हैं, ये नॉलेज देने का पर्पज़ है, ये नॉलेज देने का पर्पज़ है बेसिकली आपका इस डिस्कशन का, ठीक है। कॉल आ गया है, 1 मिनट रुकेंगे बेटा, लेट मी स्विच ऑफ दिस, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा ध्यान से देखो, एनीमोमीटर ये वर्क कैसे करता है सर, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मान लीजिए ये आपका एक एनीमोमीटर है, इसमें एक कप के शेप में इस तरह से डिवाइस लगी रहती हैं, और मान लीजिए हवा इस डायरेक्शन से आ रही है लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या करती है, इनको इस तरह से घुमाती है लाइक दिस, ठीक है।
और ये जिस स्पीड से रोटेट करते हैं वो स्पीड डिसाइड करती है कि कितनी आपकी हवा की स्पीड होगी। जैसे आप इसको इस वीडियो से समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए। आप घर पे बना भी सकते हैं एनीमोमीटर, ठीक है। देखिए ये आपका बेसिकली एक एनीमोमीटर है, ठीक है। और जैसे ही हवा चलती है तो ये इस तरह से घूमता है, ठीक है, लाइक दिस। ये विंड की डायरेक्शन है और ये इसको यहाँ टकराएगी जब, तो ये इसको इस तरह से रोटेट कराती है लाइक दिस, ठीक है। और फिर आप इसके रोटेशंस को काउंट कर लेते हैं कि पर मिनट या पर आवर कितने रोटेशंस हो रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से अब इसको बना कैसे सकते हैं, घर पे अगर आपको बनाना हो तो बहुत इजी है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसका कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। देखिए ये आपने 3 बॉल ले लिए हैं। बॉल है सिंपल, आप मार्केट से ला सकते हो। इनको जस्ट आपने इस तरह से कट कर लिया, ठीक है। और इन बॉल्स पर 120 डिग्री पर मार्क लगाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन। 3 आपको मार्क करने हैं, 0, 120, 240, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड आपको 3 इसमें पीस बनाने हैं, 3 होल बनाने हैं बेसिकली। तीनों बॉल पे जब आपने एक बार बना लिया, इस तरह से आपने स्टिक इसमें फंसा दी। ऐसे ही तीनों में आप इस तरह से बनाएंगे लाइक दिस। इस तरह से एक सेंटर पे रहेगा और बाकी को इस तरह से आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है एनीमोमीटर बनाना। आपके क्लास 11th में ये एक्सपेरिमेंट भी है और आप लैब में इसको देख भी सकते हैं कि एनीमोमीटर बेसिकली होता कैसा है। देखिए ये आपका बन के रेडी हो गया है। अब आप इसको यहाँ शाफ्ट पे ऐसे रख दें। अब देखिए यहाँ से हवा फेंकी जा रही है और ये बड़ा इजीली मूव करा रहा है इसको। अब आपको ये रोटेशन काउंट करने हैं कि 1 मिनट में कितने रोटेशंस हो रहे हैं, ठीक है। वो रोटेशन काउंट करने के लिए नीचे सर्किट लगा रहता है जो कि ये गिन के बताता रहता है कि कितने रोटेशंस हुए, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वो आपको भाई कंपनियाँ जो होती हैं वो डिज़ाइन करती हैं जस्ट ये काउंट करने के लिए कि कितने रोटेशन हुए। एक बार जब आपको रोटेशन पता चल गए तो ध्यान से देखिए, विंड स्पीड आपकी होती है, विंड स्पीड सरकमफेरेंस, यानी कि ये जो सर्कल में आपने अरेंज किए हैं इसकी सरकमफेरेंस। तो ये डिस्टेंस हो गई r, तो वी कैन से इट इज़ 2 पाई r इनटू रोटेशन पर आवर, ठीक है। सो दैट विल गिव यू द विंड स्पीड। आप देख भी सकते हैं, सपोज रोटेशन पर मिनट इज 60, तो सरकमफेरेंस इज 2 पाई r। यहाँ से मेज़र किया आपने, मल्टीप्लाई किया, तो यू विल गेट फ्रॉम हेयर द एग्जैक्ट स्पीड। देखिए एग्जैक्ट स्पीड ऑफ एयर विच इज़ 2.268 किलोमीटर पर आवर। सो विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए ये एक सिंपल डिवाइस यूज़ होती है, एनीमोमीटर, जिसके रोटेशंस काउंट करके और ये फार्मूला यूज़ करके आप विंड स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आपके सामने है। कई बार हम सुनते हैं कि सिर के बाल कोई नहीं गिन सकता, कोई नहीं गिन सकता। अब आप गिन सकते हैं, ठीक है। सिर के बाल भी गिने जा सकते हैं, ठीक, अगर आपको फिजिक्स आती है तो। कैसे गिनेंगे आप? देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो आपको अपने सिर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। वो आप निकाल सकते हैं। एक तरह से अगर मैं बात करूं तो इस तरह का सिर होता है, ठीक है, हेमी स्फेयर। सो हेमी स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है आपका? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया पता चल गया। अब जो आपके सिर का बाल है, ठीक है, वो इतना इतना रीजन घेर रहा है आपके सिर पे। सपोज ये एक बाल निकल गया, ये एक बाल निकल गया, ठीक है। तो अगर हम एक बाल का
डायमीटर मेज़र कर लें लाइक दिस, जैसे ये आपका सरफेस एरिया है और एक बाल इतना एरिया मान लीजिए आपके सर का घेर रहा है, ठीक है। तो अगर आप एक बाल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लें तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ हेयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेड डिवाइडेड बाई एरिया ऑक्युपाइड बाई 1 हेयर, ठीक है। अब मेन दिक्कत है कि एक हेयर का एरिया ऑक्युपाइड कैसे निकालें। तो मान लीजिए ये आपका एक बाल है, ठीक है, और आपको इसका एरिया निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, तो उसके लिए इसका डायमीटर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर डायमीटर पता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये एक हेयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। सर डायमीटर कैसे मेज़र करेंगे बाल का, तो ये हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि स्क्रू गेज डिवाइस की हेल्प से आप अपने बाल का डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। अगर किसी को ये देखना है तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। वीडियो का टाइटल है शायद कैसे नापें अपने बालों की मोटाई, ठीक है। तो वहाँ से आप डायमीटर निकाल के इसमें पुट कर दें, ये एक बाल का एरिया आ गया। फिर इस फॉर्मूले में अपने सरफेस का एरिया, हेड का एरिया टोटल जहाँ पर बाल हैं उसका एरिया डिवाइडेड बाई एक बाल का एरिया, तो वो आपको दे देगा टोटल नंबर ऑफ हेयर, आपके सिर पे कितने बाल होंगे, ठीक है। सो लगभग वी कैन से आपको एक करेक्ट आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये नहीं कि आप मतलब गिनने ही लग जाओ बैठ के कि मैं गलत प्रूफ करूँगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सो now let me take next slide. Number of air molecules in a room. मान लीजिए आप जिस कमरे में हैं उसमें कितने एयर के मॉलिक्यूल होंगे ये पता करना है। तो ये कैसे पता करें, देखिए ये भी साइंस है। अब आप कुछ भी कैलकुलेट, कुछ भी मेज़र कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट बन गया है तो। देखिए ये आपका एक रूम है जिसका टोटल वॉल्यूम है V, और इसमें अगर एयर ट्रैप है, ठीक है, तो हमें पता है कि एयर के एक मोल का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 22.4 लीटर। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि एयर के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 22.4 लीटर। तो मुझे ये पता करना है कि इस पूरे कमरे में एयर के कितने मोल हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर इन रूम कितना आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ रूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में टोटल जो मॉलिक्यूल होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम एक और नंबर से जानते हैं दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर। तो अगर कमरे का वॉल्यूम पता है उसको 22.4 से डिवाइड करो, वो दे देगा नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर इन द रूम। देन नंबर ऑफ मोल अगर इतने आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द एयर, ठीक है, इन द रूम। सो with the help of some scientific techniques you can measure those things which generally people cannot imagine, ठीक है, कि अच्छा अब ये भी कैसे गिने यार, ये तो पता नहीं पूरे में एयर ही एयर है, ठीक है। सो यू कैन मेजर दीज थिंग लाइक दिस। डायमीटर ऑफ प्लैनेट, ये बात आ गई। देखो ये भी बहुत इजी है। मान लीजिए ये एक प्लैनेट है, ठीक है, और आप यहाँ अर्थ पे खड़े हो, मैं इसका डायमीटर मेज़र करना चाहता हूँ, तो आप क्या करें, पहले यहाँ से इसके एक एंड को देखें, फिर दूसरे एंड को देखें। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल अगर आपको पता है कितना, थीटा, ठीक, और इस प्लैनेट की अर्थ से डिस्टेंस आर अगर आपको पता है, प्लैनेट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं। उसके लिए आपको पहले एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट क्या करना पड़ेगा, ये अर्थ है और ये अगर वही प्लैनेट है
तो अर्थ के किन्हीं 2 पॉइंट से इस प्लैनेट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा लाइक दिस। इनके बीच की डिस्टेंस को आपने b माना, जिन 2 पॉइंट से इसको ऑब्जर्व किया है प्लैनेट को, और ये इनकी जो लाइन ऑफ साइट है 2 अलग अलग पोजीशन से, उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो पैरेलैक्स एंगल मैंने बोल दिया अल्फ़ा। तो ये जो डिस्टेंस है अर्थ से इस प्लैनेट की, दैट इज़ r, ये r किसके इक्वल आएगी आपकी b/अल्फ़ा के। ये हम पहले ही सीख चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ कैलकुलेट करना, ये पता चल गया। अब अगर हमें ये r पता है तो इसका जो एंगुलर डायमीटर है प्लैनेट का, ध्यान से देखें, ये इस अर्थ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। तो अगेन अब हम क्या कहेंगे, ये हो गया आर्क, एंगुलर डायमीटर जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, और ये थीटा, ये रेडियस। सो आई कैन से d इज इक्वल टू r इंटू थीटा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। नाउ r you can already calculate from this experiment, so you can write it b/अल्फ़ा इंटू थीटा। ठीक है, सो कई बार ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ किए जाते हैं। अगर मुझे किसी प्लैनेट का डायमीटर कैलकुलेट करना है तो पहले तो मैं पैरेलैक्स मेथड से उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा, और फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद फिर इस प्लैनेट का एंगुलर डायमीटर पहले कैलकुलेट करूँगा। एंगुलर डायमीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब एंगुलर डायमीटर क्या होगा, प्लैनेट के डायमीटर के दोनों एंड से अर्थ पर अगर हम लाइन मिलाएं, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करें, तो उसके बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगुलर डायमीटर ऑफ दिस प्लैनेट। ठीक है, देन दैट डायमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड अर्थ multiplied by the angular diameter of the planet. ठीक है, so in this way you can now calculate the distance between the planets and the diameter of any planet. ठीक है, बिना उस planet पर जाए physically measure किए, you can measure the diameter here only. ठीक है, now the second one is laser, है ना। this is also very important device to measure the length. ठीक है, कैसे measure करती है ये length, अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए देखो ये लेज़र लाइट दिख रही है, इसकी डिटेल प्रॉपर्टी आप आगे पढ़ोगे क्लास 12th में। ठीक है, लेकिन अभी हम इसका बस एक एप्लीकेशन देखेंगे कि डिस्टेंस कैसे मेज़र करती है। मान लीजिए यहाँ आपके पास एक लेज़र लाइट है और आपने उसको इस तरह से फेंका और दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है x। तो ये लेज़र लाइट जब इस पर जाएगी और इससे टकरा कर वापस ये आएगी, तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, 2x। और मान लो टोटल वापस आने में टाइम लगा t। ठीक है, सो वी कैन से डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, आपका स्पीड के। और लेज़र लाइट की स्पीड आपको ऑलरेडी पता है, सो वी कैन से x इज इक्वल टू 2 इंटू v/t। यानी कि अगर आपने जैसे ही लेज़र ऑन किया t इज इक्वल टू 0 और ये ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आई t इज इक्वल टू 4 पर, तो ये पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगा 4 सेकेंड। सो वी कैन से डिस्टेंस इज 2 इंटू स्पीड, मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, लेट अस सपोज, एंड टाइम इज 4 seconds. So from here you can calculate this distance. Same methodology is used in another very important device which is known as radar. ठीक है, ये हमारी आर्मी वगैरह यूज़ करती है, इसको बोलते हैं रेडार एंटीना। क्या करता है ये, मान लो यहाँ पर कोई एरोप्लेन वगैरह उड़ रहा है और दुश्मन का एरोप्लेन है और उसकी पोजीशन हमें पता करनी है। ठीक है, कितनी दूर है यहाँ से, तो ये रेडार क्या करता है कि सिग्नल ट्रांसमिट करता है लाइक दिस। ठीक है, आपने जैसे ही ये सिग्नल ट्रांसमिट किया तो t इज इक्वल टू 0 पर किया, तो इस ऑब्जेक्ट से टकरा कर ये सिग्नल वापस आ गया यहीं पर रिसीवर पर, और रिसीव किया इसने मान लीजिए 4 सेकेंड पर। ठीक है, और स्पीड इसकी मान लीजिए है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो आपने सिग्नल भेजा है उसकी स्पीड आपको पहले से पता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लेन की, इस रेडार से जो डिस्टेंस है
देखो एक तो ये डिस्टेंस कवर की x और सेम लौट के आया तो अगेन x, तो टोटल डिस्टेंस जो सिग्नल ने कवर की दैट इज 2x डिवाइडेड बाई जो टाइम लगा उसको दैट इज 4 सेकेंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका हो गया स्पीड के इक्वल। सो नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x विच इज 6 × 10⁸ किलोमीटर या मीटर, ठीक है। सो रेडार भी आपका इसी रिफ्लेक्शन मेथड का यूज़ करता है, ठीक है। सेम रेडार की तरह आपकी जो नेक्स्ट डिवाइस है सोनार, ये यूज़ करती है हमारी इंडियन नेवी। कोई भी मतलब जो है सबमरीन है जो समुद्र में तैर रही है, मान लीजिए ये हमारा इंडियन आर्मी का एक बोट है और पानी के अंदर मान लीजिए ये दुश्मन की बोट आ रही है। अब इसको डिटेक्ट करना है ना, हमारी जो सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, वो केवल फिजिकल बॉर्डर नहीं है, पानी से भी हमें दुश्मन को रोकना है, ठीक है, एयर से भी हमें दुश्मन को रोकना है। तो एयर में जो बॉर्डर होता है उसकी निगरानी की जाती है रडार से। ऐसे ही पानी के अंदर जो हमारा बॉर्डर है, हम ये चेक करते हैं कि कोई दुश्मन तो नहीं आ गया उसमें, तो उसको हम चेकिंग जो करते हैं वो करते हैं किसकी हेल्प से, सोनार की हेल्प से। और ये भी ठीक उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि ये कुछ वेव्स छोड़ेगा आपकी, देखिए ये वेव छोड़ी, अगर यहाँ पर कुछ सबमरीन है तो वो फिर से रिफ्लेक्ट कर कर वेव पहुँचाएगा। तो जैसे ही हमें ये रिसीव होगा सिग्नल, टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया x और वापस जाने में फिर x, और t = 0 पर अगर सिग्नल छोड़ा है तो t = मान लीजिए 4 पर अगेन मिला, तो या वेरिएबल में ले लेते हैं t0 पर मिला, तो हम कह सकते हैं कि जो 2x है वो किसके इक्वल होगी, स्पीड ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाई t0, ठीक है। सो x = v × t0/2, यानी कि उस सबमरीन की जो दुश्मन का जहाज है, बोट है, उसकी डिस्टेंस इससे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। मतलब v है स्पीड जिससे आपने सिग्नल को भेजा, और t0 है टोटल टाइम भेजने से रिसीव होने तक का टोटल टाइम डिवाइडेड बाई 2। सो दिस कंप्लीट्स ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल फिजिकल क्वांटिटीज़ मेज़रमेंट। बाकी अभी काफ़ी सारी हमने कवर नहीं की हैं, उसका रीज़न ये भी है कि आप सिंस अभी फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, यूनिट एंड मेज़रमेंट से, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जैसे जैसे आप फिज़िक्स सीखेंगे क्लास 11th में, क्लास 12th में, वैसे वैसे उनको मेज़र करने का, उनको डिफ़ाइन करने के तरीके आप सीखते चलेंगे। फ़िलहाल इस चैप्टर में इतना ही, इस टॉपिक में इतना ही। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।